हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबको यूट्यूब के इस ई ग्राम चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लाइमेट चेंज और एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो एक वेरिएशन है टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन होगा, विंड और अलग कई चीज़ें जो हैं वो सब एक क्या करते हैं, वेरिएबिलिटी शो करते हैं। ठीक है। और वो जाके क्या करता है कि आपके टाइम फ्रेम के मतलब अलग अलग टाइम में वो धीरे धीरे करके चेंज होते रहता है। तो इन चीज़ों को लगभग कई सालों का समय लग जाता है। तो 10 साल से ऊपर जब आप जाइएगा तो थोड़ा सा आपको वेरिएबिलिटी क्लाइमेट में दिखेगा। ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले वेदर वेदर जो है आपको एटलीस्ट 30 साल लग जाते हैं, जिसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी लेवल, इन सब जो है उनका चेंजेस आता है स्लाइटली, और वो आपका वेदर में चेंज कर जाता है। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे जान सकते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज एक्शन, क्योंकि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है। वो किन कारणों से बढ़ रहा है, हम पेड़ काट दे रहे हैं, हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं, और इन सब की चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि वेदर में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ह्यूमिडिटी लेवल चेंज हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि एज पर द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम आईपीसीसी कहते हैं, वो क्या कि ह्यूमन एक्टिविटी ही काउज है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के पीछे। और ये बोला जा रहा है कि ये जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से आज के समय जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। ठीक। तो ये आईपीसीसी जो है, आईपीसीसी सबसे पहले 1988 में एक जॉइंट एफर्ट लगा था, किसका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप प्लीज़ उसे एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी समझ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक जो आईपीसीसी जो है, एक जो किसके कॉम्बिनेशन से बना कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत ये दोनों मिलके आईपीसीसी का जो एक रिपोर्ट है वो तैयार करता है। ठीक है। अब वो जो तैयार करता है तो अपना जो रिपोर्ट निकालता है आईपीसीसी, जिसे हम असेसमेंट रिपोर्ट कहते हैं ऑफ आईपीसीसी का। सबसे पहले जो ये रिपोर्ट निकालता है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बेसिस पे अपना एक रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक। तो सबसे पहला जो रिपोर्ट ये रिलीज़ किया था 1990 में, फिर सेकंड किया था 1996 में, और अभी क्या है कि ये छठा रिपोर्ट रिलीज़ किया है। ठीक। जिसे हम लोग 6 असेसमेंट रिपोर्ट साइकिल कहते हैं। तो ये 4 पार्ट में रिलीज़ किया है, और इसका जो चौथा पार्ट है उसमें क्या कहा गया है कि 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है अर्थ का जो टेम्परेचर वो बढ़ चुका है। ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि 1970 जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम जो था 16 डिग्री सेल्सियस, उससे अब बढ़ के क्या हो गया, 17.1 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ठीक। तो ये इसकी बातें कर रहा है कि आप सब देखेंगे कि जो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था वो आपका हुआ था 1760 से लेके 1840 तक। इस बीच में क्या है कि हमारे पास कोई पुख्ता डाटा नहीं है कि ये बता सके कि इस दौरान जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था इसमें कितना ज़्यादा चेंज हुआ था क्लाइमेट में। हम इसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग जब आपको पता चलने लगा कि हमने नेचर मतलब कि नेचर से काफ़ी कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया है, तो जाके आँख खुला, और फिर वहाँ के बाद एक डाटा या फिर कैलकुलेट करने के लिए कुछ तैयार हो गए, कुछ लोग तैयार हुए। उसके बाद जो तैयार हुए, जो डाटा आया उसमें बताया गया कि 17 डिग्री के आसपास जो है, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो जो अर्थ है वो मतलब हीट हो रहा है। ठीक है। फिर कुछ समय के बाद फिर 17.1 हो गया। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और अलग अलग जो कई चीज़ें जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं और ओवर एक्सप्लॉइट कर दिए हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक। तो इन कारणों से क्या हुआ कि जो चेंज हो गया, जो नॉर्मल टेम्परेचर जो लगभग उस समय था 16 डिग्री सेल्सियस अर्थ का, उससे चेंज करके 17.1 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ठीक है। तो एक ये रीज़न रहा कि क्यों हुआ। अब यहाँ पे जानते हैं कि क्या क्या मतलब कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या क्यों हुआ ये। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई कि ग्रीन हाउस गैस, ठीक, जो है उसका इमिशन हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या है, डिक्रीज कार्बन सिंक ओवर द प्लेनेट,
और जो कार्बन को कैप्चर करता था, जो कार्बन को क्या करता था कि उससे सिंक कराता था, उस उन चीज़ों में भी कमी आई है। ठीक, जैसे फॉरेस्ट, ठीक है, सबसे पहले इसको बोलते हैं कि कार्बन सिंक के लिए ये एक तरफ से क्या कह सकते हैं, रामबाण है कि मतलब कि अगर आपका कार्बन ज़्यादा इमिट हो रहा है, अगर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे कार्बन को उतना वो एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा लैंड यूज़ भी हमारा देख रहे होंगे कि जो पहले लैंड जो जितना था उससे उस जगह पे क्या हो गया कि ह्यूमन का वहाँ सेटलमेंट बस गया है, ह्यूमन वहाँ पे बस गए हैं। अब जब ह्यूमन वहाँ पे बसते जा रहे हैं, अपना घर बनाते जा रहे हैं, सेटलमेंट तैयार हो रहा है, तो जो जो लैंड एरिया है वो तो कम हो जाएगा ना। तो कम हो रहा है तो उसके पीछे का कारण वो यही है कि कार्बन सिंक जो करता था वो कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब एक डाटा है क्या कि CO2 में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो बर्न हो रहा है, कोल, उसके पीछे का कारण क्या है, कोल, CO2 जो रिलीज हो रहा है। फिर गैस बर्न हो रहा है, उससे भी CO2 रिलीज हो रहा है। दूसरा क्या है, मीथेन क्या है कि लाइव स्टॉक रियरिंग के चलते हो रहा है। ठीक, पैडी कल्टीवेशन के चलते हो रहा है। फिर डीजल बर्न के चलते भी हो रहा है मीथेन रिलीज। हम सब जानते हैं कि जो धान का खेती होता है, ठीक, वहाँ से वो ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मीथेन जो है वो रिलीज़ करता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों के पीछे जो है कि हम कैसे कम कर सकें, मीथेन को कम कैसे कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या क्या फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं खेती में। ठीक, दूसरा है व्हीकल इमिशन। हम सब जानते हैं कि व्हीकल इमिट हो रहा है तो वहाँ से मीथेन भी रिलीज़ हो रहा है और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज़ होता है, CO2 तो अलग से ही वो रिलीज़ हो रहा है। तो इन सब के पीछे का कारण यही है कि हमें इनको कम करना है। जितना कम करेंगे कार्बन ये इन जो चीज़ों हैं इनको कम हो पाएगा। इनका अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, मीथेन कम हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम कह सकेंगे कि आपका जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड का जो अर्थ का जो टेम्परेचर था उसको हम फिर से अपना पाएँ। लेकिन ये देखा जा रहा है कि ऐसा होते नहीं दिख रहा है। ठीक है, चाइना अलग उसका जो अपना डेवलपमेंट करने का प्रक्रिया वो अलग है, USA का अलग है, इंडिया का अलग है। तो इन सबको क्या है कि एक कोई ना कोई एक मतलब कि आपका कह सकें कि जो हमारा कॉप जो होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, जो अलग अलग जगह पे ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कॉप है। यहाँ पे जो डाटा दिया गया वो क्या है कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड का डाटा है, 280 पार्ट पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और अब जो है क्या है कि 410 पार्ट पर मिलियन। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से थ्रेट है। दूसरा क्या है कि जो आपका मीथेन है वो लगभग 262% इंक्रीज हो गया प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो भी लगभग 123% इंक्रीज हो गया प्री इंडस्ट्रियल टाइम के हिसाब से। इनका इफेक्ट अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। फ्लड आ जाता है, ठीक है, फ्लड आ जाता है, ड्राउट ज़्यादा हेवी आता है। और कह तो अभी देख रहे होंगे कि नवंबर के टाइम पीरियड में आप देख रहे होंगे कि अभी भी आपको हल्का क्या कह सकते हैं कि उसे हीट जैसा फील हो रहा है, गर्मी जैसा फील हो रहा है, जबकि ऐसा पहले होता नहीं था। तो इस इन मतलब ये ऐसा ही नहीं ना हो गया, इसमें भी तो कई सालों का समय लगा, लगभग 10-15 साल, 30 साल, 40 साल का समय लगा। तो ऐसे आपको इवेंट देखने को मिल रहा है। इनके पीछे का कारण भी तो यही है। इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है? इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, सबसे पहले तो ये नेचुरल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो वही बातें हैं कि आपका वेदर जो इवेंट है उस एक्सट्रीम हो जा रहा है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी में आपका आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, सी लेवल भी राइज हो रहा है। सी लेवल राइज हो रहा है तो आपको कई जो लो कोस्ट लाइन जो आपका जगह है वो क्या होगा कि आने वाले समय में उसे भी देखा जाएगा कि वो भी समुद्र के नीचे समर्ज हो रहा है। ठीक है, इसमें कई कंट्रीज है, सिंगापुर आ जाएगा, आपका ये मॉरिशस आ जाएगा। ठीक है, मुंबई जो हमारे इंडिया में है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह जो है उनको एक थ्रेट है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को अगर देखें तो ये भी है कि बायोडाइवर्सिटी पे भी एक थ्रेट है, उनका भी ये हानि है इससे। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ये भी एक तरह से है कि इकोलॉजिकल जब ऐसे कंडीशन शो होंगे तो हमारा प्रॉपर वे में इकोलॉजी सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, वो भी कम होते जाएगा।
अब यहाँ पे ये बातें है कि सी लेवल का जो राइज है वो मतलब कैसे कर कैसे रहा है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो फास्ट मेल्टिंग आपका ग्लेशियर है, ठीक है, वो भी एक कारण है। आइस शीट जो पिघल रहा है वो भी कारण है। पोलर आइस जो है वो भी आपका पिघल रहा है। तो अगर सब ये पिघल रहा है और वो जो वाटर है आपका सी में आ जाएगा, ओशन में आ जाएगा, तो सी लेवल राइज जो है, सी लेवल राइज करेगा। एक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशन, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कंटेनर में आपका ये पानी है इस लेवल पे, अब नीचे से हीट हो रहा है तो ये राइज कर जाता है। ठीक उसी तरह जो ओशन का जो वाटर है, ओशन का जो वाटर है वो भी एक लेवल पे रहता है। वहाँ पे भी जो क्या बोलते हैं, जो सन से आता है रेडिस थर्मल जो आपका हीट आता है, वहाँ से जो क्या होता है कि अगर हीट आएगा तो ये धीरे धीरे हीट होगा, ओशियन हीट होगा। इसमें भी क्या होगा कि अलग अलग टेम्परेचर जब इसको मिलते जाएगा, टेम्परेचर टाइम टू टाइम बढ़ते जाएगा, तो ये अपना नेचर ऐसे शो करेगा। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले इस लेवल पे था, अब इस लेवल पे चला गया, तो आपका राइज हो गया ना, सी लेवल राइज हो गया। इससे खतरा है कि लो कोस्टलिंग जो लाई कर रहे हैं उनके लिए खतरा है कि कभी खतरनाक टाइप से ये फ्लड आ जाए, फ्लड बोलते हैं उसको, क्या सुनामी जैसा आ जाए, तो वो सारा सेटलमेंट को तबाह बर्बाद कर देगा। ह्यूमन लाइफ को भी थ्रेट है वहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि करंट रेट की बात की गई कि अभी जो का जो रेट है सी लेवल का राइज का, वो क्या है 4.5 मिलीमीटर पर ईयर, मतलब हर साल लगभग 4 से 5 मिलीलीटर जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, सॉरी, जो क्या है कि 4 से 5 मिलीमीटर जो है पर ईयर वो बढ़ते जा रहा है। ठीक, करंट रेट ये है अभी। अब फ्यूचर फोरकास्ट अगर देखें तो क्या है कि सेंचुरी के एंड तक आते आते आपको पता चलेगा कई लो कोस्ट लाइन जो एरिया है वो सबमर्ज हो चुके हैं। ठीक है, सी में। नेक्स्ट क्या है कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्लस ओशियन हीट, इनकी बात कर रहा है कि सबसे पहले तो यह जानिए कि ओशियन हीट क्या है कि लगभग आपका 90% से ज़्यादा ओशियन जो है हीट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इंसुलेशन जो आता है ये सन से, वो लगभग ये बोला जा रहा है कि ओशियन जो है वो 90% हीट जो अर्थ पे पड़ने वाला है, जो अर्थ पे आने वाला है, उसको लगभग 90% ऑब्जर्व कर लेता है ओशियन। ठीक है, मात्र 10% जो ही है वो आपका एटमॉस्फेयर में रहता है। अब ये 10% सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है, पर ये बोला जा रहा है कि ये हमेशा के लिए 90% जो आपका ओशियन है वो हमेशा के लिए ये एब्जॉर्ब नहीं करके रखता है। ओशियन जो है हीट रिलीज भी करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हीट सिंक जो है प्लैनेट का, ये प्लैनेट का वो डिसप्रोपोर्शनेट ओशन कैन नॉट ऑब्जर्व द इंडेफिनेटली अल्टीमेटली ओशन रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। वही बातें हैं कि जो आपका जो ओशियन है वो हीट एब्जॉर्ब तो कर रहा है 90%, पर वो हमेशा के लिए तो कर नहीं रहा है, वो रिलीज कर रहा है। तो उससे जब रिलीज वो जब कर रहा है हीट, तो उससे अलग अलग इवेंट, कुछ मूवमेंट, वो सब देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं फ्लड के रूप में देखने को मिलेगा, कहीं आपका सुनामी के तौर पे मिलेगा। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अब ओशियन हीट जब होगा, एक्सपैंड होगा, तो वो क्या करेगा कि 4.5 मिलीमीटर रेट से पर ईयर, जैसे हमने पीछे बात की कि 4-5 मिलीमीटर जो है हर साल ओशियन का सी लेवल राइज कर रहा है। तो ऐसे मूवमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस भी यहाँ पे एक तरह से, हैबिटेट लॉस, ये सब के पीछे का कारण भी ये हो सकता है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हो सकता है कि फॉरेस्ट फायर लग सकता है, कोरल ब्लीचिंग भी हो सकता है। हमने कुछ समय पहले देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो कोरल ब्लीचिंग है, वो वहाँ पे ब्लीच कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या है कि आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में कोरल वहाँ पे भी ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, ऑस्ट्रेलिया का ही फॉरेस्ट फायर देख लीजिए। पिछले साल जब ये यहाँ पे आग लगा था, तो कई जो कंगारूज हैं हो गए और कई जो जिराफ हो गए वो जिंदा जले गए। ठीक है, तो इन सब के पीछे का कारण तो वही है ना कि हीट जो बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, थोड़ा सा भी चिंगारी भड़कता है उस जंगल जल जाता है। तो ऐसे मूवमेंट शो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट है। ठीक है,
अब ये है कि स्ट्रेटजी फॉर क्लाइमेट चेंज, कि हमें क्या स्ट्रेटजीज अपनाने चाहिए और क्या हमें अडेप्ट करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मिटिगेशन, कैसे मिटिगेट करें, तो हमारा जो एम है सबसे पहले रिड्यूस करना है एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैस का, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक हमें उसे लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एफॉरेस्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाना है, क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ लगाना है, ठीक है। अभी के समय हम देख रहे हैं कि लगभग हर दिन एक फुटबॉल के मैदान इतना जो जगह है वो हर दिन खाली हो रहा है। शायद डाटा अगर हो तो हर दिन नहीं, हर घंटे एक फुटबॉल के मैदान इतना जगह वो खाली होते जा रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहा है। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का भी यूज़ करना है। हमारे यहाँ जो कुछ टारगेट सेट किया गया था पंचामृत में, जो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे, क्या कॉप 26 पे जो टारगेट सेट किए हुए थे, क्या था कि लगभग 500 जो गीगावाट होगा नॉन फॉसिल एनर्जी से आपका वो आएगा 2030 तक का टारगेट था। दूसरा टारगेट था क्या, दूसरा टारगेट था कि हमें जो ये है कि जो 50% आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, ठीक है, जैसे सोलर प्लेट से हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कार्बन इमिशन, जो हमें कार्बन इमिट कर रहे हैं डीजल पेट्रोलियम ये जो चला रहे हैं, ठीक है, इनको कम से कम यूज़ करें और इसको एक ऐसा मुकाम पे ले जाएं कि हम ईवीज़ को, ईवी जो आपके अभी व्हीकल में आ रहे हैं ईवीज़, उनको तवज्जो दें, उनको प्रमोट करें, ठीक है। ये तीसरा। चौथा आपका जो था क्या कि लगभग 45% जो है आपके कार्बन इंटेंसिटी जो इकोनॉमी चल रहा है उनको हम 2005 के लेवल तक का लेके जाएं, ठीक। और जो आपका पांचवा है कि नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य रखा गया, कि पांचवा में क्या है कि नेट जीरो क्या है कि हमें 2070 तक, यहाँ पे है 2070 तक हमें क्या करना है, नेट जीरो करना है, ठीक। ये काम हमें करना है। तो ये जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो हम इंडिया जो है वो उसका जो गोल है, ठीक। दूसरा क्या है, जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन क्या है कि एक तरफ से समझिए कि आपका जो कार्बन है उससे सोखता जो है, सोखता कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो सबसे अच्छा जो है जितना ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे वही उससे कैप्चर करेगा, और कैप्चर करेगा तो एक कह सकते हैं कि परमानेंटली वो स्टोर्ड होगा, ठीक है। वो कहाँ होगा, जियोलॉजिकल एक फॉर्मेशन बनाएगा वहाँ पे, पोरस सेडिमेंट्री जो रॉक है, ठीक है, एक रॉक है पोरस, POUROUS, पोरस सेडिमेंट्री रॉक, यहाँ पे वो जाके क्या करेगा कि स्टोर होगा। वो स्टोर होगा तो इसके ऊपर क्या होगा कि एक यहाँ पे अलग अलग पॉइंट बना, अब यहाँ पे कार्बन आया, कार्बन सिंक हुआ, इसमें इन पोर्स में जो है वो जाके कैप्चर हुआ, और इस जगह पे क्या होता है इनपरमिएबल जो एक जो लेयर है वो तैयार हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि अगर वो लेयर तैयार हो गया तो अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से ये अब वापस निकल नहीं पाएगा, जो कार्बन इसमें कैप्चर्ड हो गया वो वापस निकल नहीं पाएगा, तो फिर वो अलग जगह पे यूज़ हो जाता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें तो आपको देखना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि एक एडेप्टेशन जो है आपका कि कैसे अडेप्ट करें, ठीक है। सबसे पहले हमको अडेप्ट करना क्या, प्रोएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट को देखना है, ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को देखना है, वाटर यूज एफिशिएंसी को देखना है। हमारा क्या होता है कि हर समर सीज़न में आपको पता चलता है कि ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया है। क्योंकि बहुत से ऐसे जो जगह है जो क्या करता है कि जब वो प्लांटेशन या फिर खेती करता है तो ग्राउंड वाटर को ही यूज़ करता है उसको पानी पटाने में, जो आपके खेती में जो पानी आपको ये डाला जाता है उसको क्या कहते हैं कि ये ग्राउंड वाटर को ही वो यूज़ कर लेता है, ठीक है। कैनाल प्रॉपर कहीं अगर है नहीं तो ओवर यूज़ करेगा ग्राउंड वाटर को। तो ये सब चीज़ों को देखने को मिलता है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो हमें करना है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कुछ ऐसे करना है कि जो आपका कम पानी ले, ठीक है।
कम पानी में भी वो अच्छी तरह से आपको फल दे के जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को हम दो टाइप्स में अलग अलग डिवाइड किए। बायोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन है फॉरेस्टेशन के लिए, और एक जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यहाँ पे एक जानने वाली बात है कि कंसंट्रेशन जो CO2 का 280 पार्ट पर मिलियन, तो 200 जो हमने बातें कर ली थी उसकी ही बात है, तो हमें वो क्या करना है कि कम करना है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको क्लाइमेट और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो स्टैटिक पार्ट उसे ख़त्म करने की बात करेंगे।